हाँ भाई, तो यहाँ पे फिजिक्स में लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था क्या, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, अर्धचालकों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं निज अर्धचालक की। निज अर्धचालक क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इनमें क्या होता है, अगर जर्मेनियम होगा तो सारे जर्मेनियम होंगे, सिलिकॉन होगा तो सारे सिलिकॉन होंगे। और चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, दोनों की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की ज़रूरत है, तो बीच वाला क्या करेगा? 1 2 3 4 तो हैं, बगल वाले जो जर्मेनियम होंगे उनसे एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, ऐसे समझ गए, और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस तरह से ये वाला जर्मेनियम है, फिर वो अपने अगल बगल वालों से कर लेगा। समझ आ रही बात कि नहीं? तो इस तरह से अष्टक पूरा हो जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा धारा के चालन के लिए। ठीक है, इनमें किसी तरह की कोई डोपिंग नहीं होती है, इन्हें अपन कहते हैं निज अर्धचालक। ठीक है, इनमें धारा का चालन ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री, तो कहाँ से होगा? सब ने तो बॉन्ड बना लिए। ठीक है, 4 ही थे, 4 बगल वाले से लिए, 8 के बॉन्ड बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे क्या, फिर हमने कहा धारा का चालन करना है तो डोपिंग करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, जो सेंट्रल वाला परमाणु था ये वाला, उसको हटाकर या तो त्रिसंयोजक तत्व यानी कि ट्राइवैलेंट सब्सटेंसेस, या फिर पंच संयोजक तत्व यानी कि पेंटावैलेंटेड सब्सटेंसेस की डोपिंग करेंगे। ठीक है, पंच संयोजक कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। और त्रिसंयोजक होते हैं बेटा कौन कौन से? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखना बोरॉन फैमिली, देखना आप सारणी में बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता, पहले में 2 अगले में 3। एल्यूमिनियम का 13 होता, 2 8 3, जोड़ के देख लो 13 हो गए, 2 और 3 5 हो गए। तो इनकी आखिरी कक्षा में कितने कितने हैं? 3 3। ऐसे नाइट्रोजन का 7 होता, 2,5, 15 होता, 2 फिर 8 फिर 5। अरे समझते हो ना, पहली कक्षा में 2 फिर अगली में 8, अगली में 8 फिर 18 18 32 है, वही वाला। नाइट्रोजन में 7 है ना, पहले में 2 भर दो, बचे 5 तो अगले में 5 भर दो, आखिरी कक्षा में 5 हो गए। फास्फोरस पे 15 होते, पहले में 2 भरो, फिर दूसरी में 8 भरो, 10 हो गए, फिर अगले में 5 भरो। तो देखो इधर सब में 5 5 है, इधर सब में आखिरी में 3 3 है। तो इन लोगों की हम डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमने पंच संयोजक तत्व की डोपिंग करी, हमने इसकी डोपिंग कर दी बीच में, तो मान लो हमने नाइट्रोजन डाल दिया, तो उस पर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? या फास्फोरस डाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन होते? 5। तो 1 2 3 और 4 तो बेटा बॉन्ड बना लेगा, एक बचा रहेगा। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो काम करेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, और वैद्युत धारा की चालकता जो है उसको बढ़ा देगा, कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन बचता रहेगा, ये घूमा फ्री करेगा ये, इसके कारण ही धारा का प्रभाव होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, इसके बाद तो उन्हें हम कह रहे थे एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप में क्या होता है? आवेशवाहक, यानी करंट को फ्लो करने वाला जो है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, मुख्य आवेशवाहक। ठीक है, चार्ज कैरियर, मेन चार्ज कैरियर। ठीक है, वो कौन होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप अर्धचालक में। किसकी डोपिंग करते हैं? पंच संयोजक तत्व की। कहाँ करते हैं? सेंटर में। ठीक है, अब हेडिंग लिखो पी टाइप अर्धचालक, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, हेडिंग क्या है? पी टाइप अर्धचालक। हो गया पी टाइप अर्धचालक। देखो, यदि जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में, यदि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल में केंद्रीय परमाणु की जगह, केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की जगह, केंद्रीय परमाणु की जगह एक त्रिसंयोजक तत्व ब्रैकेट में लिख लो, बोरॉन या एल्यूमिनियम। बोरॉन या एल्यूमिनियम की करते हैं, इन सब की नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनकी आखिरी कक्षा में 3 हैं तो नीचे वाले को भी, पर वो जो ज़्यादा बड़े होते वह भी होते वो, ये सब तो मोस्टली बोरॉन या एल्यूमिनियम की करते हैं। ब्रैकेट में लिखो
बोरॉन या एल्युमिनियम का अपमिश्रण कर देते हैं, अपमिश्रण का मतलब डोपिंग, हिंदी में भी डोपिंग लिख सकते हो, या अपमिश्रण याद रहे तो वो लिख लो। अपमिश्रण या डोपिंग कर देते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। पी टाइप अर्धचालक बनता है। इसमें पी टाइप अर्धचालक बनता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पास में स्थित जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लिए जाते हैं। परंतु चौथा बंध बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः वहाँ एक रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना होल्स। कोटर या होल्स यानी खाली जगह रह जाता है, जिसे कोटर या होल्स कहते हैं। हो गया। देखो, पूर्व में बने हुए बंध टूटकर पुनः निर्मित होते रहते हैं और कोटर भी गति करता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी टाइप अर्धचालकों में
मुख्य आवेश वाहक कोटर होते हैं। मुख्य आवेश वाहक कोटर होते हैं और केंद्रीय परमाणु ग्राही आयन कहलाता है। ग्राही आयन कहलाता है। हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाओ फिर समझाते हैं। आज एक डेरिवेशन रिवीजन का भी कर लेंगे, ठीक है। समझो, अगल बगल वाले 4 जर्मेनियम हो गए, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो, बीच में पहले अच्छे खासा जर्मेनियम था, सबके बॉन्ड थे, ठीक है। जर्मेनियम होता तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके आता। नहीं समझे, हमने उस जर्मेनियम को निकाल के उसकी जगह हमने एक त्रिसंयोजक तत्व, यानी जिसकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये देखो 1 2 3, उसको डाल दिया। उसको डालते क्या हुआ, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बन गया। एक स्थान खाली रह गया। ये जो एक स्थान खाली है, यहाँ पे किसको होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता, 1.6 × 10⁻19 काहे का, माइनस का, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन के निकलने पे प्लस चार्ज आता है। इतना तो आप जानते ही हो कि जब इलेक्ट्रॉन हम में से निकल जाए तो हम पे प्लस चार्ज आएगा, और अगर और इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम पे माइनस आएगा। तो अगर हम पे ये पता क्या हुआ, ऐसी थ्योरी समझ के चलो, ऐसा मन में इमेज करो कि 1 2 ये 3 चौथा इलेक्ट्रॉन ये था और ये कहीं निकल गया, इसलिए वहाँ पे बन गई कैविटी, यानी कि खाली स्थान, जैसे हम कह रहे हैं होल्स, है ना। मान के चलो ऐसा प्राचीन काल में कभी ना कभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, और रियल में था ना यार, जब जर्मेनियम था तो उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं। अब वो तो हुआ जी कि बीच में बोरोन कर दिया हमने, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो पहले वो जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, अब केवल एक वहाँ पे खाली स्थान है। तो जब वो निकला ना, तो उस खाली स्थान में उतना ही प्लस चार्ज छोड़ गया। ये जो कोटर है ना, ये जो होल्स हैं, उन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम का ही प्लस चार्ज है, ठीक है। अब वहाँ पे तो चीज़ें समझ में आ रही थी कि भैया वो इलेक्ट्रॉन है वो गति करता रहेगा, धारा का प्रवाह होता रहेगा। चलो, इसमें देखो धारा का प्रवाह कैसे होगा, ये समझने की चीज़ है। आपके अभी 3 बॉन्ड आपको बने हुए दिख रहे हैं, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब गया तो इस पे जो होल्स जिसको हम कह रहे हैं या कोटर कह रहे हैं, उस पर उतना ही प्लस चार्ज वो छोड़ गया। चलो ठीक है, होगा क्या बेटा, पी टाइप में ना ये तुमने बॉन्ड बनाए 3, ये बॉन्ड स्थिर नहीं है, होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होके ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इधर से इधर पहुंच जाएगा, और ये बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान आ जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन बगल में चला गया, है तो बोरोन कहीं ना, अब बोरोन उसको इधर रखे, इधर पहुंच गया वो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना लिया। अब जो 3 बॉन्ड बन गए, खाली स्थान यहाँ बन गया। कोटर ने तो गति करी, भले ही इलेक्ट्रॉन वहाँ से वहाँ गया, लेकिन कोटर पहले इधर था, अब कोटर इधर आ गया। समझना ध्यान से। मान लो फ्री वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, लो इनका बॉन्ड बन गया, तो यहाँ खाली स्थान हो गया। तो आप देख रहे हैं लगातार इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण जो स्थिति चेंज हो रही, जो पोजीशन चेंज हो रही, वो किसकी हो रही, होल्स की। पहले होल्स इधर था, फिर इधर था, फिर इधर आ गया।
तो इसमें गति कौन कर रहा है बेटा, होल्स गति कर रहा है। आपको बाहर से ऐसा नजर आएगा कि होल्स जो है वो पहले इधर था, फिर इधर है, फिर इधर आ गया। समझ आई बात कि नहीं? जबकि एक्चुअल में गति कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? पूरी फिजिक्स का आधार यही है कि जो गति करने के लिए स्वतंत्र है वो इलेक्ट्रॉन ही है। नाम कुछ भी दे दो आप, बाहर जो बंदा खड़ा होगा उसको लगेगा कि इधर इधर था पहले होल्स, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ये है कि बॉन्ड टूट रहे हैं, और बॉन्ड के टूटने से वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो रही चेंज है। तो बॉन्ड बन जा रहा किसी और जगह, उस जगह को छोड़ दे रहा खाली, तो वहाँ बन जा रहा होल्स। इस प्रकार से यहाँ पे होल्स मूवमेंट करेगा और धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहा है ना, आवेश तो गति कर ही रहा है। चलो होल्स कह लो, होल्स गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आवेश की गति को ही तो अपन क्या कहते हैं, धारा। धारा की परिभाषा क्या है, आवेश प्रवाही की समय दर, आवेश के बहने की समय दर को हम धारा कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये जो होल्स है, जो खाली स्थान है, जो कोटर है, वैसे बना दिया हमने। होल्स है जो कोटर है, वही हमारा क्या होता है, मुख्य आवेश वाहक। समझ गए ना? ये पी टाइप अर्धचालक है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी बनी रहेगी, क्योंकि हमें चाहिए है 4 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। बनाएगा क्या, होते ही है उसके पास 3, एक जगह खाली रहेगी जिसे हम होल्स कहेंगे या कोटर कहेंगे। बोलो समझ आ गई बात कि नहीं? चलो तो इसका डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। पी टाइप में किसका मिश्रण कर दे, त्रिसंयोजक। एन टाइप में पंचसंयोजक। ठीक है, पी टाइप में मुख्य आवेश वाहक कौन है, कोटर। एन टाइप में मुख्य आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। बढ़िया डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा, पी एन संधि डायोड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर ये ऐसा है कि इसमें से 2 3 4 हेडिंग ऐसी हैं बहुत ज़्यादा आती हैं। पी एन संधि डायोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पी एन संधि डायोड। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे जंक्शन डायोड। ठीक है, तो हेडिंग क्या लिखनी है, पी एन संधि डायोड। पी टाइप पढ़ लिया, एन टाइप पढ़ लिया। ठीक है, अब करवानी है पी और एन की संधि, यानी पी एन और एन को मिलाना है। तो लिख लो यार पहले, पी एन संधि डायोड। पी एन जंक्शन डायोड हो गया। पी एन संधि डायोड देखो, पी एन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। पी एन संधि डायोड एक अर्धचालक युक्ति है। पी एन संधि डायोड एक अर्धचालक युक्ति है। पी एन संधि डायोड एक अर्धचालक युक्ति है। जब किसी युक्ति द्वारा, जब किसी युक्ति द्वारा पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक युक्ति द्वारा
पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक को मिलाकर एक क्रिस्टल बनाया जाता है, को मिलाकर एक क्रिस्टल बनाया जाता है तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड कहते हैं। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बीच की पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के एन क्षेत्र का मतलब स्मॉल एन लिखना, वो जहाँ पे भी एन टाइप लिखोगे स्मॉल एन लिखना। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की परिसीमा यानी बाउंड्री की परिसीमा यानी बाउंड्री की परिसीमा या बाउंड्री को पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि कहते हैं। पी क्षेत्र में ग्राही आयन होते हैं। पी क्षेत्र में ग्राही आयन होते हैं और कोटर मुख्य आवेश वाहक होते हैं। 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 जबकि एन क्षेत्र में स्मॉल एन क्षेत्र में दाता आयन होते हैं। दाता आयन होते हैं। एन क्षेत्र में दाता आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मुख्य आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक हेडिंग लिखनी है, अवक्षय परत का बनना। पीएन संधि के अंदर ही, ठीक है, अवक्षय परत का बनना। ये लिखा है अवक्षय परत का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर एट द जंक्शन। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत का बनना। ठीक है, लिखो, जैसे ही पीएन संधि बनती है तो पी क्षेत्र के कुछ कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। पी क्षेत्र के कुछ कोटर एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं। एन क्षेत्र की ओर, स्मॉल एन लिखना, बार बार बोल रहे हैं। एन क्षेत्र की ओर गति करते हैं तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं।
एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं। इस प्रकार ये आपस में मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये आपस में मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये आपस में मिलकर परस्पर उदासीन हो जाते हैं। परस्पर उदासीन हो जाते हैं और संधि के समीप एन क्षेत्र में स्मॉल एन क्षेत्र में धन आवेशित दाता परमाणु और पी क्षेत्र में ऋण आवेशित ग्राही परमाणु एकत्रित हो जाते हैं और संधि के दोनों तरफ एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जिसे अवक्षय परत या विभव प्राचीर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। और अब अन्य आवेश वाहकों का विसरण मतलब होता है यहाँ से वहाँ जाना, घूमना फिरना, पूरी तरह से रुक जाता है। विसरण पूरी तरह से रुक जाता है। डायग्राम बनाओ। विसरण पूरी तरह से रुक जाता है।
बनाओ इसको। ठीक है, इसको तैयार करो। ठीक से बनाना ज़रा। चलो बन गया है। चलो थोड़ा सा रफ आइडिया भी दे दे रहे, कल इसको डिटेल में समझा देंगे। देखो यहाँ से ये संधि दिख रही है आपको, संधि मतलब जहाँ जॉइंट करा, यहाँ से यहाँ तक एन पी क्षेत्र। पी क्षेत्र दिमाग में आ गया क्या है, 4 जर्मेनियम होंगे, बीच में एक ट्राइवेलेंट को डाला होगा, त्रिसंयोजक को डाला होगा, एक खाली स्थान बचा होगा जिसको हम कोटर कह रहे होंगे। अच्छा एक बात और, जैसे मान लो बीच में हमने बोरॉन को डाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन थे, उनने बॉन्ड बना लिया, एक खाली स्थान बच गई। बेटा ये जो बीच वाला है ना, ऐसे हमको बोलेंगे ग्राही आयन, एक्सेप्टर। क्यों? अरे कमी है भैया इलेक्ट्रॉन की, नहीं समझे बात को, तो ये लेना चाहता है किसी से, इसलिए ये क्या है, ग्राही। तो पी क्षेत्र में हमेशा ग्राही होते हैं, और ग्राही जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं उन पे चार्ज आएगा माइनस, और जो इलेक्ट्रॉनों को देगा उन पे आएगा प्लस, यानी एन क्षेत्र में। एन क्षेत्र में तो उनके पास जो 4 तो बॉन्ड बना ही रहे, एक फ्री है, वो देना चाहता है किसी को, तो उन्हें कहेंगे दाता। एन क्षेत्र में दाता होते हैं, इसीलिए सब पे देखो जाए एन क्षेत्र में हमने प्लस लगा के रखा। देखो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, भाई ले जाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। और पी क्षेत्र में सब पे देखो क्या है, माइनस, वो ग्राही है, वो लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन को इन सारे होल्स के लिए। तो पी में सारे के सारे ग्राही होंगे, एन में सारे के सारे दाता होंगे। ठीक है, चलो तो संधि पे हमने एक पी और एन टाइप क्रिस्टल को जोड़ दिया, किसी भी तरह वेल्डिंग करके कुछ भी करके जोड़ दिया। समझ आ रही बात कि नहीं? तो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को जब किसी युक्ति के द्वारा जोड़ देते हैं तो बने क्रिस्टल को हम कहते हैं पी एन संधि, और जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसे कहते हैं बेटा संधि, यानी जंक्शन। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे पी एन क्षेत्र बनेगा तो क्या होगा बेटा, इधर पे देखो होल्स है ना, होल्स पे चार्ज क्या होता है, प्लस, बताया तुम्हें। और ये डार्क हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, लिख भी लेना, जो डार्क हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये डार्क वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर ये जो है वो होल्स हैं जो खाली स्थान से बने हैं। ठीक है, अच्छा तो होगा क्या, सोचो तुम खुद सोचो, एक तरफ सारे के सारे होल्स हैं जिन पे प्लस चार्ज है, एक तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं जिन पे माइनस चार्ज है। इनको जोड़ते ही ना एक दूसरे की तरफ भागेंगे जी, एक पे प्लस है एक पे माइनस, और प्लस माइनस वाले एक दूसरे के करीब आते हैं। और सबसे पहले किसके भागेंगे, जो इस संधि के पास में है। इस संधि के पास में जितने माइनस थे, यानी कौन, माइनस का मतलब एक्सेप्टर, उन सब के होल्स भगे आगे, क्या लेने, इलेक्ट्रॉन लेने। और ये जो दाता थे प्लस प्लस प्लस, इन सब के इलेक्ट्रॉन बढ़े इस तरफ, मतलब होल्स चलेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन चलेंगे इधर, और एक दूसरे से मिलकर दोनों को कर देंगे नष्ट। एक दूसरे की तरफ बढ़े, एक दूसरे को नष्ट कर दिया, क्योंकि भाई जितना प्लस था उतनी माइनस था, कहानी खत्म हो गई। नहीं समझ बात को, दोनों एक दूसरे को मिलकर नष्ट कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, निराभिषित कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन, होल से इलेक्ट्रॉन। तो हुआ क्या, इनने अपना एक खो दिया कोटर, नहीं समझे, इसलिए इन पे माइनस है। और इनने खोया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया एक कोटर जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर एक कोटर, ऐसे जाएंगे।
तो इन सब पे आ जाएगा प्लस, इन सब पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे, और सुनो, इनके स्थान नहीं बदलते कभी। घूमने फिरने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है या फिर कोटर, ये जहाँ है वहीं रहेंगे। इसी तरह ये जो प्लस है जहाँ, वो वहीं रहेगा। नहीं समझे बात को? ये जो माइनस जहाँ है वो वहीं रहेगा। कोटर जा रहा है, मर रहा है, मरे। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मर रहा है, मरे। लेकिन ये सब यहीं रहेंगे। तो अब इससे हुआ क्या, संधि पे दोनों तरफ, इधर प्लस इकट्ठे हो गए, इधर माइनस। ये सारे दाता हैं, ये सारे ग्राही हैं। दाता का मतलब प्लस हो गया, ग्राही का मतलब माइनस हो गया। ठीक है। तो हुआ ये कि संधि के दोनों ओर अब एक बाउंड्री बन गई। अब अगर ये होल सोचेगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ चले जाएँ तो नहीं जा पाएगा। क्यों? होल्स पे है चार्ज प्लस, बेचारा इस इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता, प्यार, नहीं समझे, इसको यहाँ मिलने जाना। लेकिन बीच में जैसे अरे प्लस है, जाने नहीं देंगे। अरे प्लस वाला प्लस को दूर फेंकता है। सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाना चाहता है, इस तरह जे खड़े डैडी पापा नहीं समझे बात को, तो उसको जाने नहीं देंगे। तो अब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का इधर से उधर विसरण जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। समझ गए ना? किसके कारण? इसके कारण, क्योंकि बेटा एक अंदर एक वोल्टेज बन गया। ये देखो पूरा प्लस है, ये पूरा माइनस है, और प्लस माइनस से क्या बनता है? एक वोल्टेज। बैटरी क्या होती है भैया? बैटरी में क्या होता? एक प्लस एक माइनस, बैटरी बन जाती। तो एक आंतरिक वोल्टेज का निर्माण हो गया, एक आंतरिक विभव बन गया, जिसे कहते हैं विभव प्राचीर। प्राचीर का मतलब होता है दीवार। तो एक ये दीवार खड़ी हो गई इन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के प्रेम के बीच में। समझ आई बात कि नहीं? इसे 1p-n संधि कहते हैं। चलो, हालांकि एक डेरिवेशन कर लें जरा रिपीएन का, इसको बाद में निपट लेंगे। हाँ भाई, तो अपने पास जो डेरिवेशन है ना रिवीजन के लिए, वो है तीसरे चैप्टर में है अपना गॉस की प्रमेय में। क्या? अनंत लंबाई के सीधे तार, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। मतलब एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, उससे अपने को कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है। इसके पहले गॉस की प्रमेय बता दें तो मैं गॉस की प्रमेय कहती है कि क्यू चार्ज होना चाहिए पूरा ढका हुआ एक बंद पृष्ठ से। तो उससे जो फ्लक्स निकलता है फाई, उस फाई का मान होता है जो भी अंदर चार्ज घेरे हैं उसका कितने गुना 1/ε0 गुना, यानी कि का मतलब इनटू है, तो फाई बराबर में Q/ε0 आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, क्यू एकम क्यू। समझ गए ना? ये हमारी गॉस की प्रमेय थी। कुल मिला के पृष्ठ इसमें बंद होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तब हमारी गॉस की प्रमेय लगती है। अब इधर क्या है? एक अनंत लंबाई की आवेशित मतलब चार्ज्ड है। ये देखो एक रॉड हो गई है, अनंत लंबाई की, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी लेंथ है, और इस पर चार्ज है प्लस का। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ है L। ठीक है, और बेटा स्टार्टिंग में बताया था तो मैं भी रिवीजन में कि अगर आवेश लंबाई में फैले तो वहाँ होता आवेश का पृष्ठ रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको लैम्डा से लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला भी बताया था हमने तुम्हें, Q/L। ठीक है, अब दिक्कत ये, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इसको बंद करना है, क्लोज़ करना है, क्योंकि ये अपना एक तार है, इसको चार्ज दोगे तो चार्ज फैल गया ऊपर ऊपर, तो ढका कहाँ है? वो चार्ज पूरा ढका होना चाहिए चार्ज, क्लोज्ड सरफेस से। ऊपर ऊपर चार्ज है, बंद थोड़ी है। तो हमने इसके ऊपर एक काल्पनिक पृष्ठ की, नहीं समझे, एक इमेजिनरी पृष्ठ मान लिया, एक इस टाइप से मान लिया कि ये जो हमारी रॉड है वो एक पाइप के अंदर रखी हुई है। नहीं समझे बात को? ये जो रॉड है वो किसके अंदर रखी है? पाइप के अंदर। जो पाइप है वो काई की तरह काम करेगा? गॉसियन पृष्ठ की तरह। ये जो है ना वो है हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ, जो कि काल्पनिक है, इमेजिनरी है। अब हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगा सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? अच्छा चलो ठीक है, तो अब तो पूरा पृष्ठ गिर ही गया है, तो बोलो फाई बराबर क्या होगा? यहाँ से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो फाई बराबर क्या होगा? Q/ε0। एक तो जो बनेगी समीकरण नंबर 1। एक बार हम फाई निकालेंगे E.dA से,
फाई का फॉर्मूला ई डॉट डी ए भी तो होता है। ये तो तुमने गॉस के प्रमेय से निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब पृष्ठ बंद है तो ये तो लिख ही सकते हो। चार्ज क्यू फैला था प्लस का, पूरी एल लंबाई फैला, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा वो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो मार्कर दिख रहा है ना आपको, ये तार की आकृति है। इसमें 3 तरह के एरिया होते हैं, एक तो बकपृष्ठ, एक ये वाला एरिया वृत्तीय है, ये बकपृष्ठ है, और एक ये वाला, यानी कि सर्कुलर, और ये कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। स्फेरिकल, स्फेरिकल नहीं, सर्कुलर कह लो, ये वाला भी सर्कुलर, ठीक है। तो 2 सर्कुलर सरफेस हैं और एक हमारा कर्व्ड सरफेस है। अगर सोचो इसके अंदर पूरा चार्ज भरा है तो चार्ज का जो फ्लक्स होगा, लाइंस, वो तो हर जगह से निकलेंगी। अभी हम बता के चल रहे हैं आपको, इधर से भी लाइंस निकल रही, अभी मान लो इधर से लाइन निकल रही, इधर से भी लाइन निकल रही, हर जगह से लाइन निकलेंगी। फ्लक्स कैसे निकालें फिर? तो एक काम करो, यहाँ पे देखो बेटा, प्लस से तीव्रता हमेशा होती है दूर की तरफ, प्लस से लाइन्स हमेशा कहाँ निकलती हैं? दूर की तरफ। तो जो तीव्रता ई है वो तो जे है, नहीं समझे बात को? प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर होगी, इस सरफेस पे भी ऊपर होगी और इस सरफेस पे भी ऊपर होगी, और यहाँ पे ये जो ऊपर का सरफेस था, कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। चलो अब हमने लिए इन पे छोटे छोटे से एरिया, मतलब ये जो तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है ना, पूरा ना लेके उस पर छोटा सा पार्ट ले लो, ये ले लिया हमने। तो इसकी दिशा, किसी भी सरफेस की दिशा कहाँ होती? उस पर परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में। कई बार बता चुके हैं, वोड की दिशा कहाँ है? उस पर खींचे गए लंब की दिशा में। उसी तरह से इतने हिस्से की दिशा होगी ऊपर की तरफ, डी है लंबवत, ये देखो ना 90 डिग्री पे। ऐसे ही अब देखो इस सरफेस की दिशा बताओ, इसकी दिशा कहाँ होगी? 90 डिग्री, मतलब बाहर की तरफ। और वो तीव्रता कहाँ है? ऊपर, नहीं समझे? तीव्रता इसमें ऊपर की तरफ है, देखो ना, ये ऐसे रखा हुआ है, तीव्रता ऊपर है, और इसकी दिशा होगी वो आएगी बाहर को, इधर को, मतलब ए जो है वो इधर को होगा, ऐसे इसका जो ए है वो इधर होगा, क्योंकि इससे 90 डिग्री पे बाहर की डायरेक्शन होती है, नहीं समझे बात को? हर क्षेत्रफल की दिशा उससे 90 डिग्री पे है, तो यहाँ की दिशा इधर होगी एरिया, इसकी दिशा एरिया इधर होगी, और तीव्रता सब में हमेशा ऊपर। क्यों? प्लस से तीव्रता हमेशा दूर की तरफ होती, नहीं समझे बात को? तो यहाँ पे ई और डी ए कह लो सूक्ष्म हिस्सा, ऐसे यहाँ पे कह लो डी ए। जब यहाँ पे हम फ्लक्स निकालेंगे तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वो भी क्लोज्ड सरफेस में। तो पहले फाई लिखेंगे हम किसके लिए? पहले हम फाई किसके लिए लिखेंगे भाई? पहले लिखेंगे ई डॉट डी ए किसके लिए लिखेंगे बेटा? वृत्तीय भाग के लिए। और ये एक नहीं है बेटा, ये कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, 2 है ना वृत्तीय भाग, ये है कि ये बकपृष्ठ है, ठीक है। और ये कौन सा भाग है? वृत्तीय भाग, और ये वाला भी वृत्तीय भाग, ठीक है। सब में तीव्रता ऊपर है, बस इनका ये जो एरिया है, इसका जो एरिया था वो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इनका डायरेक्शन इधर है, इनका डायरेक्शन इधर है, और सब में तीव्रता ऊपर की तरफ है। तो 2 ई डॉट डी ए हो गया वृत्तीय के लिए, प्लस में इनका हो गया। अब लिखो बकपृष्ठ के लिए, तो इनमें लिखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए किसके लिए? यह है बकपृष्ठ के लिए, यानी कर्व्ड सरफेस के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए? सर्कुलर। अच्छा, 5 बराबर 2 इंटू, देखो बेटा जब डॉट हटता है तो कॉस देके जाता है, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस। बेटा बताना यहाँ पे वृत्तीय हिस्से में एंगल कितना बनना? ई और डी ए के बीच। अरे भैया ई और डी ए के बीच में कॉस लिखने ना, तो ई और डी ए के बीच में एंगल 90 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा? इसमें और इसमें कितना एंगल होता? 90। ऐसे यहाँ पे भी 90 लिख दिया, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? ई डी ए कॉस, समझना, जहाँ ई जा रहा वहीं तो एरिया जा रहा, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम होगी तो वहाँ पे एंगल क्या लोगे बेटा? 0, नहीं समझे? वहाँ पे एंगल क्या लोगे? 0। अब देखो cos 90 तो हो गया 0, और 0 इंटू समथिंग पूरा 0। इसका मतलब क्या समझे? वृत्तीय भाग से जो फ्लक्स निकल रहा ना वो 0 है। कहने का मतलब है तुम पूरे पे प्लस चार्ज दोगे ना तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा ना इधर से। क्यों?
एरिया इधर है, तीव्रता इधर है, इनके और इनके बीच का एंगल बनेगा 90 और cos 90 की वैल्यू होती 0। तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, ना इधर से आएगा। फ्लक्स इससे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस से। कहाँ की तरफ निकलेगा? ऊपर की तरफ। देखो ना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो प्लस में E इंटीग्रेशन डी है, और बेटा वो cos 0 1 हो गया। और तीव्रता को बाहर क्यों निकाला? अब तो समझ ही गए होगे, एक यार और पढ़ चुके। समाकलन के अंदर वही रहता है जिसके साथ में डी लगाओ। cos 0 1 E बाहर, इंटीग्रेशन डी है। अच्छा, तो 5 बराबर में E को ही रहने दो बेटा, इंटीग्रेशन डी है। कौन सा वाला है ये? बक पृष्ठ। इंटीग्रेशन डी का मतलब क्या है? छोटे छोटे डी को जोड़ना। ये तुमने डी कहाँ लिया था? बक पृष्ठ पे। अगर बक पृष्ठ के छोटे छोटे हिस्सों को हमने जोड़ दिया, टोटल बक पृष्ठ बनेगा। बेटा ये आकृति बेलन की नहीं लग रही तुम्हें? सिलेंडर है कि नहीं बेलन? ये बेलन आकार आकृति है। ये क्या है? एक बेलन। समझ गए ना बात को? टंकी के आकार का, टंकी तो है ही है। तो इसका जो बक पृष्ठ है बेटा, टोटल बक पृष्ठ, वो होता है 2πr/l। 2πr और l, ये बनी समीकरण नंबर 2। समझ में आई कुछ? जो इंटीग्रेशन डी है उसका क्या मतलब होता? छोटे छोटे डी को जोड़ना, और छोटा छोटा डी मिलकर बनेगा बड़ा डी। और बड़ा एरिया का मतलब है कौन? बक पृष्ठ यहाँ पे, क्योंकि वृत्ति वाला तो 0 हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? और टोटल बक पृष्ठ होता है 2πr/l। तो एक तो फ्लक्स निकला E 2πr/l, और एक फ्लक्स निकाल लिया था गॉस की प्रमेय से Q/ε0। दोनों को बराबर करो, दोनों ही फ्लक्स है ना। तो समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से। तो E 2πr/l बराबर में Q/ε0। हमें तो तीव्रता चाहिए बेटा, इसी की खोज में थे हम। Q/2πr/l नीचे, ठीक है। अच्छा, Q/L याद करो, लैम्डा बराबर होता है बेटा Q/L। लैम्डा क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व। सबसे पहले बताया था स्टार्टिंग में। Q क्या है? टोटल चार्ज। L क्या है? लंबाई। तो Q/L को लैम्डा लिख दो, बटे में R ये लिखा है, ठीक है। R पता क्या है? ये दूरी, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की। तो लैम्डा बटे में R, Q/L को लैम्डा बटे में R, ऊपर 1 मान लो, 1/2πε0 अलग कर दो। नहीं समझे? Q/L को लैम्डा लिखा, बटे में R किया, ऊपर 1 ले लो, 1/2πε0 ये लिखा हुआ है। समझ आई बात कि नहीं? तो ये हमारी तीव्रता का फॉर्मूला है। ये इन्फिनिट लॉन्ग वायर से कुछ डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? ये तार था ना, इससे ऊपर कुछ गए थे हम, कितनी दूरी पे? R दूरी पे, तभी वो तो सरफेस बनाया था ना हमने। नहीं समझ बात को? तो इससे कुछ दूरी पर, यानी R दूरी पर फॉर्मूला है ये 1/2πε0 λ/r। करना क्या है? एक और फ्लक्स लिखना है Q/ε0 गॉस की प्रमेय से। फिर अपन को फ्लक्स लिखना है E.dA से, 2 बार वृत्तीय के लिए और 1 बार बक पृष्ठ के लिए। बक पृष्ठ में एंगल डॉट बनेगा 0, यहाँ पर डॉट बनेगा 90। कैसे बनना वो दिख रहा है? EODA में 90, EDA में 90, यहाँ पे EDA सेम में है तो 0। 90 वाला 0 हो गया, ये बचा रहा। इंटीग्रेशन DA का मतलब हो गया 2πr/l। समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर कर दिया, फिर लैम्डा का मान Q/L कर दिया, ठीक है। चलो